हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेट मंत्रा पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी शिक्षण शास्त्र। हिंदी शिक्षण शास्त्र में हमारे जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहां से फ्रिक्वेंटली हमारा सीटेट में क्वेश्चन आता है, हम उन सभी टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। और फ्रेंड्स, आपकी ये जो क्लास है, ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी। ये केवल सीटेट के लिए ही नहीं है, आपका केवीएस हो, DSSB हो, रीट हो, यूपी टेट हो, बिहार टेट हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, उसमें आपका हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसको आपको पूरा अच्छे से समझना है, समझ करके पढ़ना है। और फ्रेंड्स, ये जो क्लास कंप्लीट हो जाएगी, इस क्लास का आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा सीटेट मंत्रा के टेलीग्राम चैनल पर। फिर पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन में सीटेट मंत्रा का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जा करके आपको इस पीडीएफ को प्राप्त कर लेना है। ठीक है, तो आइए अब अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से बिंदु हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आज के टॉपिक्स में क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम समझेंगे भाषा क्या होती है, भाषा के माध्यम क्या होते हैं, भाषा कौशल क्या है, भाषा की विशेषताओं को समझेंगे, भाषा और लिपि में संबंध समझेंगे, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम क्या होता है और इनमें मुख्यतः क्या अंतर होता है, इसको समझेंगे, मातृभाषा को समझेंगे और बहुभाषिकता को समझेंगे। यहाँ से फ्रेंड्स, आपका सीटेट में कम से कम 5 नंबर बनता है। ठीक है, कम से कम अगर आप इन टॉपिक्स को समझ लेंगे तो 5 नंबर आपका, 30 में 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से समझिएगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि भाषा क्या होती है। ठीक है, तो भाषा फ्रेंड्स, देखिए, भाषा जो है हमारा जो बातचीत करने का माध्यम होता है, वही भाषा होता है। भाषा का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे मन में जो आइडियाज़ हैं, जो थॉट हैं, जो भी हमारे मस्तिष्क में चल रहा है, हम जब इसकी अभिव्यक्ति करते हैं तो जिस माध्यम का हम प्रयोग करते हैं उसे ही हम भाषा कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना, अर्थात मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, मतलब भाषा क्या है, भाषा एक माध्यम है। और कैसा माध्यम है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करता है। ठीक है, जो भी हमारे मन में चल रहा है, अगर हमें उसे किसी दूसरे व्यक्ति को बताना है, तो हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वही हमारा भाषा कहलाती है। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, भाषा अपने विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरों के विचारों को समझने का एक साधन है। बिल्कुल, माध्यम का मतलब भी आपका साधन ही होता है। ठीक है, क्यों? देखिए फ्रेंड्स, अपने विचारों को दूसरे से व्यक्त करने, क्योंकि जो बातें होती हैं हमें दूसरे से कहनी होती हैं, वो हम भाषा के द्वारा ही कहते हैं। और जो बात कोई व्यक्ति कहता है उसे हम समझ पाते हैं, वो भी भाषा के माध्यम से ही समझ पाते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भाषा नहीं आती है और उस भाषा में आपसे कोई बात किया जाता है, तो आप उस भाषा को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, इसीलिए जो भाषा होती है, इसे क्या करता है मनुष्य, इससे अपने विचारों को व्यक्त करता है और दूसरे के विचारों को समझता है। ठीक है, और ये क्या है, ये साधन है और माध्यम है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, भाषा के माध्यम क्या क्या होते हैं उनको समझिए। तो भाषा के 3 माध्यम होते हैं। आपकी लिखित भाषा, ठीक है, जो भी हम अपने विचारों और जो भी हमारे थॉट्स होते हैं उनको हम जब लिख करके प्रकट करते हैं तो हमारी लिखित भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा, जब भी हम अपने विचारों को बोल करके प्रस्तुत करते हैं तो हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। सांकेतिक भाषा, जब हम अपने विचारों को संकेत के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो हमारी सांकेतिक भाषा होती है। ठीक है, जैसे किसी से पानी मांगना है तो आप हाथ से इशारा कर देते हैं और वो समझ जाता है, तो आपकी सांकेतिक भाषा होती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट क्या है, समझना क्या है। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि भाषा का कौन सा रूप, भाषा का कौन सा माध्यम सर्वाधिक अस्थायी होता है, तो होता है फ्रेंड्स आपका लिखित भाषा। ठीक है, क्योंकि लिखित भाषा के ही माध्यम से हम अपने विचारों और अभिव्यक्तियों को लंबे समय तक रख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी लिखित भाषा है जो सबसे लंबे समय तक संचयित की जा सकती है, इसका संचय हो सकता है। ठीक है, अब फ्रेंड देखिए, भाषा के कौशल, यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है, तो भाषा के कौशल को समझिए। भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, ये आपके भाषा के 4 कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, सुबोपली, या आप इसको याद रखिए LSRW से, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और ये फ्रेंड, जो भाषा का कौशल है ये एक क्रम में ही चलता है। ठीक है, मतलब सबसे पहले बच्चा सुनना स्टार्ट करता है, सुनने के बाद से वो बोलना स्टार्ट करता है, बोलने के बाद से वो पढ़ना, पढ़ने के बाद से वो लिखना सीखता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो पहले पढ़ना सीखता है फिर सुनना सीखता है। ठीक है, लेकिन
यहाँ पर एक और भी कह सकते हैं कि एक और भी यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो भाषा का कौशल होता है ये एक क्रम में ही चलता है, तो एक क्रम में ही नहीं चलता, ये एक क्रम में चलता है, ये बात सही है, लेकिन एक क्रम में ही चलता है ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जिसकी श्रवण शक्ति बाधित हो, ठीक है, कोई बच्चा जन्म लेने से ही सुनने की शक्ति उसमें ना हो, उसके कान खराब हो, ठीक है, उसमें श्रवण कौशल ना हो, सुनने का कौशल उसमें ना हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं होगा कि उसका बोलना पढ़ना लिखना एक कौशल विकसित ना हो, उसका बोलना पढ़ना लिखना ये तीनों कौशल भी विकसित होंगे। इसका मतलब क्या है कि भाषा के कौशल क्रम में होते हैं, भाषा के कौशल क्रम में विकसित होते हैं, लेकिन क्रम में ही विकसित होते हैं ये बात आपका गलत है, ठीक है। इनका जरूरी नहीं है कि ये निश्चित क्रम में ही विकसित होंगे, ठीक है, इनका क्रम बिगड़ भी सकता है। सामान्यतः सभी लोगों में ये एक क्रम में होता है, लेकिन सब में एक क्रम में हो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इन भाषा के जो कौशल हैं इनको भी दो भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। दो भाग कौन कौन से हैं आपके? ये आपके हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल और आपका क्या है, ग्रहणात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक कौशल का मतलब होता है कि जिनके माध्यम से व्यक्ति या बालक अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, दूसरों को बताता है, ठीक है। अभिव्यक्तात्मक का मतलब आपका होता है, तो अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या होता है आपका? बोलना और लिखना। बोलने के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और लिख करके भी हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो आपके कौशल कैसे कौशल हैं? ये आपके हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल, ठीक है, प्रोडक्टिव स्किल में आते हैं। ग्रहणात्मक कौशल कौन से होते हैं? जिन्हें हम ग्रह्णात्मक कौशल भी कह देते हैं। इसके माध्यम से हम दूसरे के विचारों को और बातों को समझते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे के विचारों और बातों को कैसे ग्रहण करते हैं? या तो सुन करके ग्रहण करेंगे या तो पढ़ करके ग्रहण करेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे कुछ नोट्स लगाया गया है, इसको समझिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका प्रश्न बनता है, जो आप इंग्लिश में नोट्स लिखते हैं उसी को हिंदी में विशेष कहा जाता है। तो ये देखिए, विशेष आपका पहला क्या है? भाषा के चारों कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। मतलब जो चारों कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है, अंतः संबंधित होते हैं, ठीक। अब देखिए, आपका दूसरा नोट क्या है? भाषा के चारों कौशल क्रम से नहीं सीखे जाते, बल्कि सभी एक साथ सीखे जाते हैं, ठीक है। मतलब फ्रेंड, जो आपकी भाषा के कौशल है वो एक क्रम में ही नहीं सीखे जाते हैं, ठीक है, एक क्रम से नहीं सीखे जाते। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले बच्चा सुनना सीखेगा, लेकिन ये जब वो सुनना सीखता है तो सुनने के साथ साथ बोलना भी सीखता है, बोलना सीखता है तो बोलने के साथ साथ तो क्या कहते हैं, पढ़ना भी सीखता है, और पढ़ना सीखने के साथ साथ वो लिखना भी सीखता है, ठीक है। तो ये जो भाषा के कौशल हैं वो एक क्रम से नहीं सीखे जाते, बल्कि एक साथ सीखे जाते हैं, ठीक है। जैसे बालक सुनने के साथ साथ बोलना भी सीखता है तथा पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सीखता है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि जो भाषा सीखने की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, तो आप बताइएगा सुनना, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले बच्चा सुनना स्टार्ट करता है, सुनने के बाद से वो बोलना स्टार्ट करता है, बोलने के बाद से वो पढ़ेगा, पढ़ने के बाद से वो लिखेगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या है, यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भाषा परिवर्तनशील होती है, ठीक है। भाषा जो होती है वो कैसी है? भाषा परिवर्तनशील होती है, ये भाषा की विशेषता है। जैसे भाषा में आप देखेंगे शब्दों का परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। जैसे किसी समय में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रचलन बहुत ज़्यादा होता है और कुछ समय बाद आकर के उनका प्रचलन खत्म हो जाता है, उनके स्थान पर दूसरे शब्दों का प्रयोग होने लगता है, ठीक है। तो भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा प्रतीकात्मक होती है, भाषा का प्रतीक होता है। जैसे अगर हमको कै ध्वनि बोलनी है, ठीक है, हमको कै ध्वनि बोलनी है तो कै के लिए हमारा एक प्रतीक चिन्ह है जिसे हम ऐसे लिख करके प्रतीक दर्शाते हैं, ठीक है। और प्रतीकात्मक होती है, ठीक है, मतलब ध्वनियों को एक प्रतीक दिया जाता है, ठीक है। ध्वनियों को, जो हमारी ध्वनियां हैं उनको प्रतीक दिया जाता है, तो भाषा प्रतीकात्मक होती है। जैसे हमने कोई ध्वनि निकाला काम, ठीक है, अब इस काम को लिखने के लिए हमने प्रतीक बनाया है। जैसे कै पर आ का मात्रा लगा देंगे और मैं लिख देंगे तो काम हो जाएगा। ये हमारी ध्वनियाँ थी जिसे हम एक प्रतीक दे दिए और ये क्या हुई, ये भाषा के रूप में परिवर्तित हो गई, ठीक है। तो भाषा प्रतीकात्मक होती है। भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है। देखिए फ्रेंड्स, सभी भाषा में क्षेत्रीय सीमा होती है। जैसे कुछ जगहों पर आप देखेंगे हिंदी बोला जाता है, दूसरी जगह पर जाएंगे आपका बंगाली बोला जाएगा, तीसरी जगह पर जाएंगे आपका पंजाबी बोला जाएगा। तो भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है, ठीक है।
भाषा का संबंध संज्ञानात्मक विकास से होता है। देखिए फ्रेंड, जो भाषा है इसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध होता है संज्ञानात्मक विकास से। संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है, संज्ञानात्मक विकास आपके मानसिक विकास का एक पहलू है, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो भी हमारे संवेग होते हैं, जो भी हमारी ऐसी विकास होते हैं जो हमारे मेंटल, हमारे मानसिक विकास से संबंधित होती है, वो हमारे संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती है। तो भाषा का संबंध किससे होता है? संज्ञानात्मक विकास से होता है, ठीक है। और अब देखिए फ्रेंड्स, भाषा और लिपि, यहाँ से भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको समझिए। जो लिपि होती है वो क्या होती है? भाषा का लिखित रूप होता है, ठीक है। लिपि के द्वारा ही भाषा को लिखा जाता है, ठीक है। और आपकी हिंदी की जैसे देवनागरी लिपि है, तो लिपि क्या होती है? भाषा का लिखित रूप होता है, ठीक है। भाषा का तो कोई रूप ही नहीं था, ठीक है। जैसे मनुष्य शुरुआती समय में क्या करता था? बोलता था, इशारा करता था, अपने भावों को प्रकट करता था जानवरों की तरह, ठीक है। लेकिन जब मनुष्य जानकार हुआ, उसने समझा चीजों को, तब उसने लिपि का निर्माण किया, ठीक है। और यही लिपि क्या होती है? भाषा के लिखित रूप होता है, ठीक है। जो लिपि होता है यही भाषा का लिखित रूप होता है। मतलब मनुष्य अपने ध्वनियों को जब लिपिबद्ध करने लगा, जब लिखने लगा, तो वही क्या हुआ? वही आपका लिपि कहलाया, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात क्या कही जा रही है? भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। ये बात फ्रेंड्स आपका बिल्कुल सही कि जो भाषा और लिपि है इनके बीच आपका निश्चित संबंध नहीं होता है। आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो भाषा और लिपि के बीच आपका निश्चित संबंध नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, अगर किसी बच्चे का नाम, या फिर मेरा नाम ही ले लीजिए, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है शशांक, ठीक है। मैं अपने नाम को यहाँ देवनागरी लिपि में लिखता हूँ, ठीक। यहाँ पर मैंने देवनागरी लिपि में लिखा शशांक। अब मैं इसे अंग्रेजी की लिपि में लिखूंगा, तब इसका क्या हो जाएगा? SHANK, ठीक है। दोनों का आपका उच्चारण क्या हो रहा है? दोनों का उच्चारण आपका शशांक ही हो रहा है। तो भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि देवनागरी लिपि में केवल हिंदी भाषा ही लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में आप उर्दू भाषा को भी लिख सकते हैं, ठीक है। केवल ये जो शब्द है, जो वर्ण है, वो परिवर्तित हो जाएंगे, देवनागरी लिपि में हो जाएंगे। लेकिन हम उर्दू को भी देवनागरी में लिख सकते हैं और देवनागरी को उर्दू में लिख सकते हैं, ठीक है। तो भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, ठीक है। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, ठीक। अब फिर समझिए भाषा अर्जन। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से आपका जरूर ही प्रश्न आ जाता है, ठीक है। तो देखिए भाषा अर्जन क्या होता है? भाषा अर्जन में जब कोई बालक स्वाभाविक रूप से भाषा को सीख लेता है। स्वाभाविक रूप का मतलब है कि बिना किसी प्रयास के, ठीक है। उसको पता भी नहीं होता है कि वो भाषा को सीख रहा है और वो भाषा को सीख जाता है, तो इसे हम कहते हैं भाषा अर्जन। जैसे बच्चा अपने घर परिवार में जो अपने माता पिता से जिन बातों को सीख जाता है, जो उसके घर में जो भाषा बोली जाती है, उसका वो अर्जन करता है, ठीक है। मतलब बिना किसी प्रयास के, बिना किसी विद्यालय में जाए, बिना किसी विशेष प्रयत्न किए किसी भाषा को सीखना भाषा अर्जन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका प्रश्न क्या, आपका यहाँ पॉइंट पढ़िए क्या दिया हुआ है। भाषा अर्जन ऐसी प्रक्रिया जो बिल्कुल स्वाभाविक है। आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है भाषा अर्जन कैसी प्रक्रिया है, तो भाषा अर्जन फ्रेंड्स आपकी स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है। स्वाभाविक का मतलब होता है कि बिना प्रयास के, ठीक है, नेचुरली जो हो जाए। तो भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन आपका एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है। तथा यह सभी बालकों में जन्मजात पाई जाती है, ठीक है। जो भाषा का अर्जन होता है ये बालकों में जन्म से ही पाया जाता है, ठीक है। ये जन्मजात होती है। और समझिए, बालक जन्म के पश्चात स्वाभाविक रूप से भाषा का अर्जन अपने परिवार एवं पड़ोस के लोगों का अनुकरण कर लेता है, अनुकरण करके कर लेता है। मतलब जो भाषा का अर्जन होता है, जब बालक जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद जब वो बड़ा होता है, तो नेचुरली स्वाभाविक रूप से अपने परिवार और आसपास के लोग जो भाषा बोलते हैं उनका अनुकरण करके, उनका नकल करके स्वाभाविक रूप से उसका अर्जन कर लेता है, ठीक है। अब देखिए भाषा अर्जन एक आंतरिक क्षमता है जो कि सार्वभौमिक होती है। ये आपके कहते हैं नॉम चॉम्स्की, ठीक है। नॉम चॉम्स्की महोदय कहते हैं कि जो भाषा अर्जन है, लैंग्वेज एक्विजिशन, एक आंतरिक क्षमता है। आंतरिक क्षमता का मतलब ये एक इनेट कैपेबिलिटी है। मतलब ये बालक के अंदर पहले से पाई जाती है, बालक के मस्तिष्क में पहले से पाई जाती है और ये सार्वभौमिक होती है। सार्वभौमिक का मतलब है सभी बालकों में पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि ये केवल भारत के बालकों में पाई जाएगी। ये भारत, यूक्रेन, रसिया, कहीं का भी बच्चा होगा, उनके अंदर ये स्वाभाविक रूप से होती है, ठीक है।
भाषा अर्जन का संबंध प्रथम भाषा से है। ये भी आपका सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि भाषा अर्जन का संबंध किससे होता है, तो भाषा अर्जन का संबंध प्रथम भाषा से होता है। प्रथम भाषा का मतलब होता है जो बालक सबसे पहले सीखता है, ठीक है, अर्थात जो उसकी मातृभाषा होती है। अब वही प्रथम भाषा होगी जो बच्चे की मम्मी बोलती हैं, तो जो मातृभाषा होती है वही प्रथम भाषा होती है, ठीक है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम भाषा क्या है, तो प्रथम भाषा आपकी मातृभाषा होती है, आप याद रखेंगे। बच्चा वातावरण से एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकता है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि मतलब जो बच्चे का वातावरण है, जो बच्चे का पारिवारिक माहौल है, उसमें बच्चा एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकता है। ये बात आपका बिल्कुल कॉमन है। जैसे अगर बच्चे के जो पिता हैं वो चाइनीज बोलते हैं और जो बच्चे की माता हैं वो भारतीय भाषा बोलती हैं, हिंदी बोलती हैं, तो स्वाभाविक सी बात है बच्चा चाइनीज और हिंदी दोनों सीख जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा केवल एक ही भाषा को अर्जित कर सकता है, बच्चा एक से अधिक भाषा को भी स्वाभाविक रूप से अपने वातावरण में अर्जित कर सकता है, ठीक। अब देखिए, भाषा अर्जन में किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल भाई, जब बच्चा अपने घर परिवार में 2 से 3 साल की उम्र में भाषा का अर्जन करता है अपने बड़ों का अनुकरण करके, तो क्या वो कोई व्याकरण की किताब पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। तो भाषा अर्जन में किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और बच्चों में जो व्याकरण होता है इसको नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि ये बच्चे जो व्याकरण के नियम है उसको जनरेट कर पाते हैं, ठीक है। जो बच्चों का मस्तिष्क होता है वो व्याकरण के नियमों को खुद जनरेट कर पाता है, ठीक है, मतलब उनके नियमों को खुद बना लेता है। जैसे किसी छोटे बच्चे को आप देखेंगे तो कभी नहीं बोलता है कि मतलब किसी छोटे बच्चे को आप अपने घर में देखेंगे, आप उससे पूछेंगे कि तुम्हारे पापा कहाँ गए हैं, तो बच्चा कहता है पापा बाजार गए हैं। और आप पूछेंगे कि मम्मी कहाँ गई हैं, तो बच्चा कहेगा मम्मी बाजार गई हैं। बच्चे को पता होता है कि कहाँ गए शब्द का प्रयोग करना है, कहाँ गई शब्द का प्रयोग करना है। अर्थात बच्चा लिंग में अंतर करना सीख जाता है अपने इनिशियल स्टेज में ही, ठीक है। तो बच्चे को भाषा अर्जन में किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। जो बच्चे का मस्तिष्क होता है वो स्वाभाविक रूप से व्याकरण को जनरेट कर पाता है, ठीक है। अब देखिए, मातृभाषा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड, जो मातृभाषा है इसके बारे में आपको क्या समझना है। किसी भी बालक के लिए भाषा का जो पहला रूप होता है वो उसकी मातृभाषा होती है, ठीक है। मतलब जो भाषा सबसे पहले बालक अर्जित करता है वो उसकी मातृभाषा होती है। अर्थात बालक के घर में बोली जाने वाली भाषा उसके लिए उसकी मातृभाषा होती है, ठीक है। मतलब जो बच्चे के घर में भाषा बोली जाती है वो भाषा उसकी मातृभाषा होती है, ठीक है। ये नीपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 8 तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। मतलब फ्रेंड्स, कक्षा प्राइमरी से लेकर के मतलब आप कह सकते हैं LKG से लेकर के कक्षा 8 तक जो भी बच्चों को शिक्षा दी जाए वो उनकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा मातृभाषा में आसानी से विषय वस्तु को समझ सकता है, ठीक है। अगर आप 4 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को, हिंदी भाषी क्षेत्र का बच्चा है, आप उसे जैपनीज में पढ़ाने लगेंगे तो वो नहीं सीख पाएगा, ठीक है। इसलिए जो बच्चे की शिक्षा है एक कक्षा 8 तक बच्चे के मातृभाषा में दी जानी चाहिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मातृभाषा का अर्जन होता है, मतलब मातृभाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है। मातृभाषा एक संसाधन, रिसोर्स के रूप में हमें कक्षा में मातृभाषा को प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब फ्रेंड्स, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मातृभाषा को हमें किस रूप में देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मातृभाषा को आपको संसाधन के रूप में देखना चाहिए, ठीक है। संसाधन मतलब रिसोर्स के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, ये हमारे शिक्षण प्रक्रिया में हमारा साथ देता है, ठीक है। बच्चे के मातृभाषा का सहारा लेकर के हम अपने शिक्षण को आसान बना पाते हैं, इसलिए मातृभाषा को संसाधन के रूप में हमें देखना चाहिए, ठीक है। और कक्षा में हमें जो मातृभाषा है उसको प्रोत्साहित करनी चाहिए, मतलब उसका प्रोत्साहित करनी चाहिए, उसका एक तरह से कह सकते हैं सम्मान करना चाहिए, ठीक है। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि कक्षा में मातृभाषा को प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए। तो हमेशा जो बच्चे की मातृभाषा है उसे कक्षा में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 5वां पॉइंट क्या है, मातृभाषा दूसरी भाषा को सीखने में सहायता करती है, ठीक है। आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो मातृभाषा है, जो बच्चे का मदर टंग है, वो दूसरी भाषा के अर्जन में या दूसरी भाषा के सीखने में सहायता करता है या बाधा डालता है। तो जो मातृभाषा होती है वो दूसरी भाषा को सीखने में सहायता करती है, ठीक है। क्यों सहायता करती है? क्योंकि फ्रेंड्स,
बच्चे का एक मेंटल स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, ठीक है। वो एक भाषा को सीख चुका होता है तो दूसरी भाषा को आसानी से सीख जाता है, ठीक। जैसे आपको हिंदी आता है तो आप अंग्रेजी को आसानी से सीख लिए, ठीक है। अगर आपको हिंदी नहीं आता, कोई भाषा नहीं आती, तो आपको अंग्रेजी सीखने में संभवतः कठिनाई महसूस होता है, ठीक है। तो जो अब मातृभाषा होती है वो दूसरी भाषा को सीखने में या अर्जन करने में सहायता करती है, ठीक है। और समझिए आगे। अब देखिए, मातृभाषा को प्रथम भाषा के रूप में भी देखा जाता है, मतलब जो प्रथम भाषा होती है वो बच्चे की मातृभाषा होती है। मातृभाषा प्रयोग करने की वजह से बच्चे की भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है, ठीक है। मतलब फ्रेंड्स, आप देखेंगे कक्षा में कुछ बच्चों को, ठीक है, जैसे अगर अलग अलग जगह के बच्चे हैं कक्षा में, ठीक है, जैसे हो सकता है आप किसी नवोदय या केंद्रीय विद्यालय के टीचर बनते हैं अगर, तो वहाँ पे आप देखेंगे अन्य अन्य भौगोलिक क्षेत्र के बच्चे आएंगे, ठीक है। और वहाँ के सारे बच्चे अपनी मातृभाषा से लैस होकर के आते हैं, ठीक है। कोई बच्चा आपका भोजपुरी भाषी क्षेत्र से आएगा, कोई बच्चा आपका गुजराती भाषी क्षेत्र से आएगा, तो वहाँ पर उनके मातृभाषा का प्रभाव होता है उनकी क्षेत्रीय, उनकी बोली पर, ठीक है। मतलब मातृभाषा प्रयोग करने की वजह से बच्चे की भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है, ठीक है। तो एक कॉमन सी बात होती है, जैसे लड़की को लड़की बोलना यह स्वाभाविक है, ठीक है। अगर कोई बच्चा कक्षा में लड़की को लड़की बोल देता है तो ये स्वाभाविक सी बात है। मछली को मछली बोल देता है तो ये स्वाभाविक सी बात है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है, ठीक है। उसके जो मातृभाषा के प्रयोग करने से जो उसकी क्षेत्रीय भाषा है, ये उसका प्रभाव के परिणाम स्वरूप ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये स्वाभाविक सी बात है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे इसको आप गलत नज़र से नहीं देखेंगे, ठीक है। ये स्वाभाविक बात होती है, ठीक है। हमें कक्षा में एक शिक्षक के रूप में मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, विशेष यहाँ पर आपके लिए नोट लगाया गया है, इसको समझिए। बालक स्कूल आने से पहले ही अपनी बातों को मातृभाषा में कहने व समझने में सक्षम होता है, ठीक है। मतलब बालक स्कूल आने से पहले ही भाषा समझता है, भाषा जानता है। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बालक कि स्कूल में प्रवेश करते समय या प्रवेश करने से पहले उसकी भाषा में समझ कैसी होती है, शून्य होती है या काफ़ी हद तक बनी हुई होती है। तो फ्रेंड्स, बालक स्कूल आने से पहले ही वो अपनी बातों को कहने और दूसरे की बातों को समझने में सक्षम होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स समझिए, यहाँ पर एक प्रश्न समझिए, इस प्रश्न के माध्यम से आपके कई सारे डाउट क्लियर होंगे। इस प्रश्न को मैं खुद बनाया हूँ समझने के लिए, जिससे आप मातृभाषा को अच्छे से समझ पाइए। तो प्रश्न देखिए क्या है। रेखा के घर के सभी सदस्य भोजपुरी बोली बोलते हैं। मतलब कोई बच्ची है रेखा, जिसके घर के सभी लोग भोजपुरी बोली बोलते हैं, अतः रेखा की प्राथमिक भाषा क्या होगी, ठीक है। रेखा की प्राथमिक भाषा मतलब रेखा की जो पहली भाषा है वो क्या होगी, प्रथम भाषा क्या होगी, ठीक है। प्राथमिक के स्थान पर मैं यहाँ प्रथम लिख देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। मतलब कोई बच्ची है, कोई बालिका है जिसके घर के सभी लोग भोजपुरी बोली बोलते हैं, तो उसके घर की प्राथमिक भाषा क्या होगी, या रेखा की प्राथमिक भाषा क्या होगी, रेखा की प्रथम भाषा क्या होगी। पहला विकल्प कह रहा है सौर सैनी अपभ्रंश, दूसरा कह रहा है हिंदी, तीसरा कह रहा है भोजपुरी, चौथा कह रहा है देवनागरी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस प्रश्न को इसीलिए लिया हुआ है क्योंकि सीटेट आपसे इसी तरह के प्रश्न फंसा करके पूछता है। आप इस प्रश्न को समझिए। यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रेखा के घर के सभी सदस्य क्या बोलते हैं, भोजपुरी बोली बोलते हैं, तो रेखा की प्रथम भाषा प्राथमिक भाषा क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, पहले कह रहा है कि भोजपुरी बोली बोलते हैं और फिर पूछा जा रहा है कि प्रथम भाषा क्या होगी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, बोली और भाषा में आपका अंतर होता है, ठीक है। भाषा क्या है, भाषा आपका एक बड़ा दायरा है और बोली उस दायरे के अंतर्गत आने वाला एक छोटा दायरा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ आपका देखिए विकल्प में ये सब दे करके आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी। हिंदी क्यों होगा, क्योंकि फ्रेंड देखिए आपको यहाँ पर भोजपुरी लग रहा होगा, लेकिन फ्रेंड्स भोजपुरी क्या है, भोजपुरी आपकी बोली है, भोजपुरी भाषा नहीं है। आपसे प्रश्न में पूछा गया है प्राथमिक भाषा क्या होगी, बोली नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर इसलिए आपका हिंदी सही हो जाएगा, क्योंकि भोजपुरी किसकी बोली है, तो भोजपुरी आपकी हिंदी की बोली है, ठीक है। आई होप आप इस क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए होंगे। आपसे सीटेट में इसी तरह से ही प्रश्नों को फंसा करके पूछा जाता है, इसीलिए मैं एक प्रश्न डाल दूं जिससे आपका थोड़ा दिमाग खुले, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट आपका समझिए फ्रेंड्स क्या है, भाषा अधिगम,
ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन, भाषा अर्जन को हम समझ चुके हैं, स्वाभाविक होता है, बिना प्रयास के होता है, बालक के घर में होता है, बालक की प्रथम भाषा होती है, बालक आस पड़ोस से अनुकरण के द्वारा भाषा को अर्जित कर लेता है, स्वाभाविक होता है। ठीक है, बालक बिना किसी प्रयास के सीखेगा, बालक अपने माता पिता का अनुकरण करेगा, भाषा अपनी मातृभाषा बालक अपनी मातृभाषा का अर्जन करता है। ये सब हम समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे भाषा अधिगम को। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, भाषा अधिगम, अगर आप अर्जन को समझ लिए हैं तो आपके लिए अधिगम को समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि भाषा अर्जन के ठीक विपरीत आपका भाषा अधिगम होता है। भाषा अर्जन आपका क्या था? भाषा अर्जन बिना प्रयास के सीखा जाता था, लेकिन भाषा अधिगम आपका प्रयासपूर्ण होता है। भाषा अधिगम आपका बालक अपने आसपास परिवार में सीख रहा था। ठीक है, भाषा का अर्जन जो हो रहा था बालक के आसपास के पड़ोस में या परिवार में अनुकरण के द्वारा हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो भाषा का अधिगम होता है ये अनुकरण के द्वारा नहीं होता है, बालक के पास पड़ोस परिवार में होता है, बल्कि बालक स्कूल में जा करके या किसी विशेष स्थान पर जा करके भाषा के नियमों को सीख करके भाषा का अधिगम करता है। ठीक है, तो अब इसको समझिए, भाषा अधिगम एक सचेतन एवं प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, सचेतन का मतलब होता है फ्रेंड्स सचेतन, मतलब चेतन के साथ, चेतना के साथ। चेतना के साथ का मतलब होता है कि जब हम पहले से जानते हैं कि हम भाषा को सीख रहे हैं तो इसी को हम कहते हैं सचेतन। और इसी का ठीक विपरीत होता है अचेतन। तो अचेतन आपका क्या होता है? अचेतन होता है आपका भाषा अर्जन। ठीक है, कि जब बालक को पता ही नहीं होता है कि वो भाषा का अर्जन कर रहा है और वो भाषा का अर्जन कर लेता है। ठीक है, तो वो होता है अचेतन, मतलब भाषा का अर्जन है जो वो अचेतन प्रक्रिया है, और भाषा का अधिगम सचेतन और प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें बच्चे औपचारिक रूप से विद्यालय या शिक्षण संस्थानों में भाषा के नियमों को सीखते हैं। ठीक है, मतलब बच्चे जो है औपचारिक रूप से, मतलब एक फॉर्मल वे में विद्यालय जाएंगे या किसी शिक्षण संस्था में जाएंगे, वहां पे जा करके प्रयासपूर्ण तरीके भाषा के नियमों को सीखेंगे। ठीक है, भाषा अधिगम का संबंध दूसरी भाषा टारगेट लैंग्वेज से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, भाषा अर्जन का संबंध था प्रथम भाषा से, और यहाँ पर भाषा अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से होता है, टारगेट लैंग्वेज से होता है। और ये टारगेट लैंग्वेज कोई भी भाषा हो सकती है, इंग्लिश हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और समझिए, भाषा का अधिगम औपचारिक वातावरण में होता है। ठीक है, औपचारिक वातावरण मतलब फ्रेंड्स जहां पर एक नियम कानून चलते हो। ठीक है, औपचारिक वातावरण का मतलब होता है कि जहां पर एक नियम कानून चलते हो, जहां पर पहले से ही कुछ नियम वगैरह निर्धारित किए गए हो, जहां के कुछ रूल्स हो। ठीक है, तो भाषा का अधिगम कहाँ होता है? औपचारिक वातावरण में होता है। और भाषा का अर्जन कहाँ होता था? अनौपचारिक वातावरण में होता था, क्योंकि पास पड़ोस घर परिवार में कोई नियम होता है क्या? कोई नियम नहीं होता है। बच्चा खेल कूद के भाषा का अर्जन कर लेता है, लेकिन भाषा के अधिगम में औपचारिक वातावरण का होना आवश्यक है। ठीक है, भाषा अधिगम में व्याकरण की आवश्यकता होती है। देखिए फ्रेंड, भाषा अर्जन में व्याकरण की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भाषा अधिगम में व्याकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, व्याकरण के द्वारा ही भाषा का अधिगम होता है। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यपुस्तक आदि की भूमिका होती है। ठीक है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में प्रमुख अंतर, ये फ्रेंड्स आपके लिए इस चार्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। इस चार्ट को समझ लेंगे तो आपका भाषा अर्जन और भाषा अधिगम एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, भाषा अर्जन क्या है? आपकी अचेतन प्रक्रिया है। ठीक है, अचेतन का मतलब जिसमें चेतना न हो, मतलब जिसमें बच्चे को पता ही नहीं होता है कि मैं भाषा का अर्जन कर रहा हूं, और वो भाषा को अर्जित कर लेता है। और इसका ठीक विपरीत भाषा का अधिगम होता है, और वो होता है फ्रेंड्स चेतन प्रक्रिया। मतलब भाषा का अधिगम कैसा होता है? चेतन प्रक्रिया, मतलब जहां बच्चे को पता होता है कि मैं भाषा सीखने जा रहा हूं, मैं भाषा सीख रहा हूं। ये क्या है? भाषा अर्जन स्वाभाविक प्रक्रिया है, नेचुरली हो जाती है। और भाषा का अधिगम जो होता है ये नियमबद्ध प्रक्रिया होता है। ठीक है, जैसे पहले प्रेजेंट टेंस पढ़ेगा, फिर पास्ट पढ़ेगा, फिर फ्यूचर पढ़ेगा। ठीक है, तो ये नियमबद्ध प्रक्रिया होती है। भाषा अर्जन क्या होता है? अनौपचारिक होता है, और भाषा का अधिगम फ्रेंड्स औपचारिक होता है। भाषा अर्जन किसका होता है? मातृभाषा या प्रथम भाषा का होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स भाषा अधिगम किसका होता है? दूसरी भाषा का होता है। ठीक, आई होप आप इस चार्ट से और ऊपर की सभी बातों से भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में जो अंतर है, जो इनकी विशेषताएं हैं, आप उनको क्लियरली समझ पाए होंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले बिंदु की ओर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एक विशेष लगा करके मैंने दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ से आपका सीटेट में फ्रिक्वेंटली, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं
कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, यहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन इस यहाँ से आपका आया हुआ है। तो फ्रिक्वेंटली आपका क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है आप इसको समझिए। भाषा के अर्जन और भाषा के अधिगम में मुख्य अंतर वातावरण का होता है। ठीक है, आपसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा के अर्जन और भाषा के अधिगम में मुख्य अंतर किसका होता है, तो अंतर होता है वातावरण का। वातावरण का अंतर क्यों होता है फ्रेंड्स, आप इसको समझिए। ठीक है, केवल रटिए मत, समझिए वातावरण का अंतर क्यों होता है। क्योंकि एक तरफ जहां भाषा का अर्जन हो रहा था, घर परिवार पास पड़ोस में बच्चा अर्जित कर रहा था, तो वो भी एक वातावरण था। ठीक है, वो भी तो एक वातावरण ही था। और एक तरफ वही विद्यालय में जाता है, शैक्षिक संस्थानों में जाता है, तो वो भी एक वातावरण, और दोनों वातावरण एक दूसरे के विपरीत हैं, अलग हैं। ठीक है, तो इसलिए भाषा के अर्जन और अधिगम में जो प्रमुख अंतर है, जो मुख्य अंतर है, वो वातावरण का है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, यहां से आपका प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुभाषिकता, मल्टी लैंग्वेजिज्म, यहां से भी आपका प्रश्न आता है। ठीक, तो आप इसको समझ लीजिए। ये क्या है, ये एक संसाधन के रूप में। ठीक है, जो बहुभाषिकता है, बहुभाषिकता का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जहां बहुत सारी भाषाएं, आप समझ सकते हैं। बहु मतलब बहुत सारी और भाषिकता मतलब बहुत सारी भाषाएं। ठीक है, तो बहुभाषिकता क्या होती है, संसाधन। जैसे एक कक्षा में अगर कई सारी भाषाओं को बोलने वाले बच्चे हैं, कुछ बच्चे गुजराती बोलते हैं, कुछ पंजाबी बोलते हैं, कुछ कन्नड़ बोलते हैं, तो उसी कक्षा को हम बहुभाषी कक्षा कहते हैं। ठीक है, और यही इस कक्षा की जो विशेषता है, ये बहुभाषिकता कहलाती है। ठीक है, तो इसे हम किस रूप में देखेंगे, इसे हम संसाधन के रूप में देखेंगे। ठीक है, और बहुभाषिकता से क्या होता है, बहुभाषिकता से शब्द भंडार, वोकैबुलरी में वृद्धि होती है, बच्चों के सांस्कृतिक प्रत्यय का आदान प्रदान होता है। सांस्कृतिक प्रत्यय मतलब जो आपके कल्चरल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो आपके कल्चरल थॉट्स होते हैं, उनका आदान प्रदान होता है। कोई बच्चा गुजराती भाषा बोलता है, गुजरात से आया हुआ है, कोई बच्चा पंजाबी बोलता है, पंजाब से आया हुआ है, तो उनके जो सांस्कृतिक प्रत्यय है, जो अब उनके कल्चरल थॉट्स हैं, कल्चरल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका आदान प्रदान होगा। बच्चा बताएगा कि गुजरात में हम लोग ढोकला खाते हैं, तो वहीं दूसरा बच्चा बताएगा कि हम लोग, तो पंजाब वाला बताएगा कि हम मक्के की रोटी और सरसों की साग खाते हैं। तो वहाँ का जो सांस्कृतिक संप्रत्यय है, जो सांस्कृतिक प्रत्यय है, उनका आदान प्रदान होता है। ठीक है, और समझिए, एक शिक्षक के रूप में हमें बहुभाषिकता का सम्मान करना चाहिए तथा कक्षा में इसे स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, यहां से आपका फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, जो आपके कक्षा की बहुभाषिकता है, सबसे पहले आप उसका सम्मान करेंगे और उसे अपनी कक्षा में स्वीकार करेंगे, स्थान देंगे। ठीक है, आप नकारेंगे नहीं। ठीक है, अब देखिए हिंदी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है, तो ये भी आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में देखिए फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ाया जा रहा है जहाँ से आपका सीटेट में प्रश्न आया ना हो या आने की संभावना ना हो। ठीक है, ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से आपका प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं, जो हमारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं हिंदी भाषा से संबंधित। देखिए, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद क्या है, 343 फर्स्ट, आप इसको याद रखेंगे। भाग क्या है, भाग है 17, और इसके अंतर्गत क्या है, संघ जो है, संघ का मतलब जो भारत है, इसकी राजभाषा क्या होगी, वो हिंदी होगी। ठीक है, आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है? तो फ्रेंड्स, हिंदी हमारी राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, और जो लिपि है वो देवनागरी है। ठीक है, और ये प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 1963 के तहत किया गया है। ये भी आपसे पूछा जाता है, तो आप इस एक्ट को भी याद रखेंगे। ठीक है, तो संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी है, और लिपि क्या है, देवनागरी है। ठीक है, और यह प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के तहत किया गया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, भारत की संवैधानिक तौर पर कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे कि हमारी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है, बहुत से लोग समझते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। इसीलिए मैं यहाँ क्लियरली लिख दिया हूँ, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, अब फ्रेंड देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे हमें समझ में आएगा कि हम अपने इन कॉन्सेप्ट्स को कितने हद तक समझ पाए हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम प्रैक्टिस करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं,
तो मैं कुछ क्वेश्चंस को कराऊंगा और बाकी के क्वेश्चंस आपके होमवर्क के रूप में होंगे, आप उनको स्वयं से करिएगा। ठीक है, आप इस क्लास को समझने के बाद उस क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम इनको अटेम्प्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात है। मतलब फ्रेंड्स, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, मतलब हिंदी भाषा की कक्षा और उसमें बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए कोई बात कह रहे हैं। अब भाई स्वाभाविक सी बात है, बच्चा गुजरात का होगा तो उसकी मातृभाषा गुजराती होगी, बच्चा पंजाब का होगा तो उसकी मातृभाषा पंजाबी होगी। ठीक है, तो और कक्षा कैसी है, कक्षा हिंदी की है, तो इसमें प्रयोग करें तो यह बात कैसी है, स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है, अनुचित है। तो देखिए फ्रेंड्स, मातृभाषा का प्रयोग क्या है, ये स्वाभाविक सी बात है, हम पढ़े हैं, तो यहाँ पर हमारा पहला विकल्प सही था। निंदनीय नहीं है, निंदनीय का मतलब होता है उनका निंदा करना, मजाक उड़ाया जाए, तो ऐसा नहीं। विचारणीय का मतलब होता है कि जब बहुत ज़्यादा कोई बात सीरियस हो जाती है, जैसे कोई समस्या आ जाए, तब उस पर हम विचार करते हैं, तो ये कोई समस्याजनक बात नहीं है, ये सामान्य सी बात है, स्वाभाविक बात है। ठीक है, अनुचित है तो अनुचित भी नहीं है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आप समझिए फ्रेंड्स, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी। मतलब बहुभाषिकता क्या है, इस स्पेस में हमको भरना है। पहला कह रहा है सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी, सभ्यता व साहित्य का अभिन्न अंग भी, संस्कृत व साहित्य का अभिन्न अंग भी, संस्कृत और चुनौतियों का अभिन्न अंग भी। तो देखिए फ्रेंड, जो आपकी बहुभाषिकता है, ठीक है, बहुभाषिकता आपकी क्या है, सभ्यता। ठीक है, जो आपका सभ्यता है, जो समाज में सभ्यताएं हैं उनकी, और जो संस्कृति है उनका अभिन्न अंग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही हो जाता है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को स्पेस और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा रहा है पढ़ने, लिखने, रटने। मतलब फ्रेंड्स, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कई बार बच्चे स्कूल आने से पहले ही 2 या 3 भाषाओं को क्या करते हैं, बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो बोलने के अतिरिक्त और कौन सी क्षमता होती है जिससे बच्चे लैस होते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। पहला विकल्प कह रहा है पढ़ने, दूसरा कह रहा है लिखने, तीसरा कह रहा है रटने, और चौथा कह रहा है आपका समझने। तो देखिए फ्रेंड्स, स्कूल आते हैं कई बार बच्चे, मतलब फ्रेंड्स स्कूल आते हैं, और आप ये चीज़ ध्यान रखिए, आप प्राथमिक स्तर के पेडागोजी का क्वेश्चन सॉल्व करें। तो प्राथमिक स्तर पर जब बच्चा स्कूल आता है तो पढ़ने की क्षमता के साथ नहीं, लिखने की क्षमता के साथ नहीं, रटने की क्षमता के साथ नहीं, वो समझने की क्षमता के साथ वो भाषाओं को बोल पाता है और समझ पाता है। ठीक है, चौथा प्रश्न आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं। मतलब कोई बहुभाषिक कक्षा है जहां पर कई प्रकार की भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, ऐसी कक्षा में जो बच्चे की भाषाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, क्या हैं। पहला कह रहा है शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, दूसरा कह रहा है आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, तीसरा कह रहा है भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, चौथा कह रहा है संसाधन के रूप में कार्य करती हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ऊपर पढ़ा है बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में देखा जाता है। ठीक है, डी विकल्प यहाँ पर आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो आप देखिए क्या है, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा की जटिल संरचनाएं, भाषा की पाठ्य पुस्तकें। तो ये होता है फ्रेंड्स आपकी भाषा का उपलब्ध परिवेश। ठीक है, आपका जो भाषा अर्जन और अधिगम में मुख्य आपका अंतर होता है वो भाषा का परिवेश होता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ मैं 5 क्वेश्चन तक करा दिया हूँ और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को आप खुद से करिएगा। आप इस क्लास को अगर अच्छे से समझ लिए हैं तो आप उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे आसानी से। तो उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिएगा। आपको इस क्लास का पीडीएफ सीटेट मंत्रा के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।